अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। दुनिया की सियासत शायद बदलने जा रही है। इस खित्ते की अगर हम बात करें ख़ास तौर पे तो गुज़श्ता 4 दहाइयों से इस खित्ते में बनने वाली पॉलिसीज़, इस खित्ते की तरक्की, इस खित्ते की माशी हालात और इस खित्ते की सलामती अफ़गानिस्तान से जुड़ी रही। अब अफ़गानिस्तान में एक नई हुकूमत बनने जा रही है। 20 साल की मुसलसल स्ट्रगल के बाद तालिबान जो कि अफ़गानिस्तान के ही बाशिंदे हैं, उन्होंने अपने पूरे मुल्क का कंट्रोल संभाला है और आज मुतवक्किल था कि वो ऐलान करेंगे अपनी नई हुकूमत का, लेकिन वो एक दिन के लिए मौखर कर दिया गया है। तो कल तालिबान अपनी नई हुकूमत का ऐलान करेंगे। मुख्तलिफ तालिबान रहनुमा मुख्तलिफ ओहदों पर हम सबको नज़र आएंगे और कल के बाद देखना यह है कि क्या दुनिया नए अफ़गानिस्तान के नए तालिबान को और नई हुकूमत को कबूल कर पाएगी या नहीं, क्योंकि इस वक्त जो बड़े चैलेंजेस हैं अफ़गानिस्तान में तालिबान को, वो उनके माशी चैलेंजेस हैं, वो उनके सिक्योरिटी के, इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस भी उनको दरपेश हो सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज आना है वो खारजा पॉलिसी को लेके आना है, क्योंकि दुनिया भर के ममालिक क्या तालिबान की नई हुकूमत को कबूल करेंगे भी या नहीं करेंगे, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि आज अगर हम बात करते हैं, जब अशरफ गनी 15 अगस्त को मुल्क छोड़कर भाग गए तो तकरीबन 80% इकॉनमी, 80% तनख्वाहों, 80% जो उनका माशी सर्कल था वो डिपेंड करता था उन इमदादों पे जो बाहर से आती थी, जो यूनाइटेड स्टेट देता था, जो वर्ल्ड बैंक देता था, जो IMF देता था। और ये तमाम इमदादें अब रुक चुकी हैं, ये तमाम एड्स बंद हो चुकी हैं। तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सितंबर को भी 3 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक जो लोग काम कर रहे हैं हुकूमत में, अफगानिस्तान की हुकूमत में, जिनको तालिबान ने कहा कि आप आइए और हुकूमत कैसा बनिए, उनको भी तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। तालिबान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर बैंकिंग सिस्टम नहीं है। तो ये बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। इन सब से अफगानिस्तान निपटेगा तभी तालिबान अपने आप को साबित कर पाएंगे एक बेहतर हुक्मरान भी और बेहतर वो किरदार जो हुकूमत चला सकते हैं, अफगानिस्तान को चला सकते हैं। तो इस पर बात करेंगे क्योंकि इम्पैक्ट पाकिस्तान पे किसी ना किसी हद तक ज़रूर आता है। पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता था, इस पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ज़रा इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से होगी और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में इमरान खान साहब फलाही रियासत की बात करते हैं और अपोजिशन के खिलाफ पे भी हम नज़र डालेंगे। और इस पर अपना तज्जिया पेश करने के लिए मुझे ज्वाइन किया तज्जियाकार जनाब जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने ज्वाइन कर चुके हैं। तो उनका बहुत शुक्रिया जनरल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर एंकल पर्सन और तज्जियाकार जुनैरा अजहर साहिबा ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। अली हसन मुमताज़ साहब हमारे साथ होंगे, सीनियर एंकर पर्सन और साफ़ी हैं। सबसे पहले जनरल साहब, ओवर टू यू। कल अगर हुकूमत बन जाती है और ऐलान कर दिया जाता है, जो कि उम्मीद है कल कर दिया जाएगा, तालिबान मुकम्मल तौर पर इसकी तैयारी कर चुके हैं, तो क्या लगता है आपको सबसे पहले उनको कौन रिकॉग्नाइज करेगा और पूरी दुनिया किस हद तक तालिबान की इस नई हुकूमत को रिकॉग्नाइज कर पाएगी, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी होगा हुकूमती मामला चलाने के लिए, खारजा पॉलिसी चलाने के लिए भी। जनरल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ मुल्कों ने, बल्कि पूरे अक़वाम आलम ने एक कंडीशन रखी हुई है कि ये एक एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, इंक्लूसिव। और इंक्लूसिव गवर्नमेंट का मतलब ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स उसमें ऑन बोर्ड हों। ठीक। और जब ऑन बोर्ड होंगे स्टेक होल्डर्स, तो कहीं से कोई मुखालफत नहीं होगी, वरना वहां पे जैसे हालात हैं, इस चीज का खदशा है कि वहां पे बाज ग्रुप जो डिससेटिस्फाइड हों, वो कोई वहां पे इंसर्जेंसी वगैरह शुरू कर दें, रेजिस्टेंस ना हो जाए जी, जिससे मुल्क के अंदर प्रॉब्लम बन सकती है। और फिर इस गवर्नमेंट की पूरे खित्ते पे, पूरे मुल्क के ऊपर रिट अगर ना हुई तो फिर वही मसला जो कि अक़वाम आलम ने इनसे एग्रीमेंट तय किया कि जनाब आपकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, वो फिर गारंटी कायम रह नहीं सकती, क्योंकि सरजमीन फिर अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि जब ये गवर्नमेंट अनाउंस करेंगे तो सबसे पहले लोग जायजा यही लेंगे, तमाम मुल्क इसका जायजा लेंगे कि वाकई इससे तमाम स्टेक होल्डर सेटिस्फाइड हैं या नहीं। अगर स्टेक होल्डर्स बात सेटिस्फाइड नहीं हैं तो मेरा ख्याल है कि इनको रिकग्निशन नहीं मिलेगी। जो हमसाया मुल्क है हमारे जैसे पाकिस्तान, चाइना वगैरह, ये ऑलरेडी तावन कर रहे हैं उनके साथ बगैर रिकग्नाइज करने के, उनकी हेल्प भी कर रहे हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना सही, लेकिन बाकी उनको हर तरह की हेल्प की जा रही है। और मेरा ख्याल है कि इनको फंड्स वगैरह भी कुछ ना कुछ दिए जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली इनको जरूरत होगी कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, वेस्टर्न कंट्रीज, वो आगे आए, क्योंकि वो इनका बजट जो है वो उठाते रहे। अब उसमें मेरा ख्याल है कि ये इंक्लूड करेंगे बाद वो लोग जो पिछली गवर्नमेंट में मौजूद थे, हामिद करजई के वक्त में, या कहीं जो मगरबी दुनिया को काबिल कबूल,
क्योंकि वो फिर आपका एक ब्रिज का रोल अदा कर सकते हैं। वो आपको जरा सब एक चीज क्लियर कर दें, जो रिकग्निशन का मामला है, पहले तो 1996 में यही हुआ था कि हमने फौरन तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज कर लिया था। तो क्या कल भी हमें यही करना चाहिए या देखना चाहिए कि दुनिया किस सिमत जा रही है? क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने तो वाज़ेह पैगाम दे दिया कि हम उनको अभी कबूल नहीं करेंगे, उनकी गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं करेंगे जब तक वो तमाम मुआहदों पर अमल दरामद नहीं करते, वुमेन राइट्स मुकम्मल नहीं करते, एजुकेशन और दीगर राइट्स जो हैं उन पर काम नहीं करते, तब तक हम उनसे ताल्लुकात नहीं रखेंगे। यूरोपीय यूनियन तो ये कह रहा है, शायद अमेरिका भी कुछ ऐसा ही कहेगा। फौरी तौर पे रिकग्निशन का तो कोई ऐसी इंडिकेशन गवर्नमेंट ने नहीं दी और ना ही होगी। मेरा अपना अंदाजा है कि अगर हमने बहुत भी जल्दी की तो जो खित्ते के हमारे मुल्क हैं, सेंट्रल एशियन और रशिया, चाइना, ईरान वगैरह, इनके साथ मिलकर होगा, इससे कम पे नहीं। अगर ये मुल्क भी तैयार ना हुए रिकग्निशन देने के लिए तो फिर पाकिस्तान रिकग्नाइज नहीं करेगा। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे शाह महमूद कुरैशी ने विजिट किया इन मुल्कों को एक कंसेंसस डेवलप करने के लिए कि कम से कम जो हमसाया मुल्क हैं उनके अपने अंदर एक कंसेंसस हो और फिर एक वक्त आए कि आप सारे रिकग्निशन दे सकते। बिल्कुल, पाकिस्तान अकेले नहीं करेगा। जुनैरा अज़हर साहिबा, 96 के तालिबान की हुकूमत में और जो कल बनने जा रही है तालिबान की हुकूमत, उसमें कितना फर्क देख रही हैं? और जो हुकूमत अब बनेगी उसका रीजनल इंपैक्ट पाकिस्तान को लेके क्या आएगा? जुनैरा अज़हर साहिबा। कि रीजनल इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा आएगा। इस वक्त अफ़गान जो हैं उनके लिए एक बड़ी कैच 22 वाली सिचुएशन है। एक तो उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड को उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक गवर्नमेंट बना के दिखानी है, और इंटरनली ऑन ग्राउंड जो और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे दाइश है, जैसे TTP है, उन्होंने उनको कंटेन भी करना है। अब दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट बैलेंस, और मुझे नहीं मालूम कि क्या इतनी पॉलिटिकल अवेयरनेस और मैच्योरिटी में आ चुकी है कि वो ऐसा कर सकें। रीज़न बीइंग कि ये जो मिलिटेंट वॉर्स होती हैं, गोरिल्ला वॉर्स होती हैं, ये बड़ी फ्लूइड होती हैं। हमें नहीं पता ऑन ग्राउंड जिनको आइसिस कहा जा रहा है, कभी वो अलकायदा का हिस्सा थे या कभी वो तालिबान का ही हिस्सा थे। वो इन्हीं के नाराज़ फैक्शंस हैं जिन्होंने जाके आइसिस को ज्वाइन कर लिया। और अगर इन्होंने कॉमन एनिमी समझ के अमेरिका के साथ इकट्ठी जंग लड़ी है तो अभी वो भी कोई ना कोई शेयर तो चाहेंगे गवर्नमेंट में। ना सही जिस तरीके का ट्राइबल सिस्टम है अफगानिस्तान में, कोई रूट्स की कोई तकसीम ऐसी हो जहाँ पे आपको पता है वहाँ पे जिस किस्म की कार्टेलिंग होती है, जिस किस्म के पैसेजेस हैं, कुछ उनकी तकसीम में से वो कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर चाहेंगे। दूसरा प्रेशर उनके ऊपर ये है कि पाकिस्तान भी कहता है कि आपकी ज़मीन TTP हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना करे, और TTP वहाँ बैठी हुई भी है। एज लॉन्ग एज आई नो उनके 62 बेसिस हैं वहाँ पे। उन बेसिस को डिसमेंटल करना और TTP को खुश रखना ये भी कोई इतना आसान काम नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ कि कम अज़ कम उनके जो अफगान रिजर्व्स जिनको फ्रीज किया गया है, जो उनकी एक सपोर्ट सिस्टम है टू रन द गवर्नमेंट, कम अज़ कम उसे अनलीश किया जाए। और वो US क्यों करेगा? आई थिंक दिस इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन। अगर वो उसे अनलीश कर देता है और ये गवर्नमेंट चलाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि वी विल वेलकम द BRI ओवर हेयर, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसका CPEC भी हिस्सा है। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स गेम है। मुझे नहीं इतनी आसानी से लगता कि वेस्टर्न वर्ल्ड उनकी गवर्नमेंट को रिकग्नाइज करेगी। इवेंचुअली होगा ये कि जो रीजनल पावर्स हैं वो तो शायद किसी हद तक इनफॉर्मली उनको हेल्प भी करें, जो कि बहुत ग्रे एरिया में हेल्प होगी, और उनको सपोर्ट भी करें। अच्छा, मैं इस पे आता हूं, थोड़ी सी प्रॉब्लम जो अलकायदा और TTP का तज़किरा किया, इस पे मैं जरा दोबारा आता हूं आपकी तरफ। जनरल साहब, मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है जो कोई 2 दिन से खबरें मिल रही हैं, शेर अब्बास अस्तानकज़ई वज़ीर ख़ारजा होंगे तालिबान की हुकूमत के। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशन को सामने रखते हुए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अगले रिलेशंस क्या होंगे इसको सामने रखते हुए, क्योंकि अब्बास अस्तानकज़ई इज़ इंडियन ओरिएंटेड। वो वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग भी ली, उनके रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं। ये आपको भी पता है कि दोहा में उनके घर में काम करने वाले ज़्यादातर इंडियंस हैं। रॉ के साथ जितनी मीटिंग्स हुई वो अब्बास अस्तानकज़ई ने कराई, और उन मीटिंग्स का वो खुद भी हिस्सा रहे। 5 सालों में का डाटा तो मैंने निकाला है कि तालिबान मुसलसल पाकिस्तान का दौरा विज़िट कर रहे हैं, 2 ऑफिस के जो लोग थे, लेकिन उन विज़िट्स में अब्बास अस्तानकज़ई कभी पाकिस्तान नहीं आए, और ना ही उनका पाकिस्तान के बारे में कोई सॉफ्ट इमेज है। तो ये सारी चीज़ें जब सामने रखते हैं आप और बना दी जाते हैं, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बाय द वे, तो क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक र्यूमर है और बहुत सारी क़यास आराइयाँ सामने आई हैं, ज़रूरी नहीं कि ये दुरुस्त हो,
लेकिन क्या अगर मिसाल र्यूमर्स के क्या है तौर सर, पे हम- र्यूमर्स क्या है, जरा ये क्लियर कर दें। उसका वजीर खारजा बनना, ये जो बातें मैंने की वो? नहीं नहीं, ये उसका वजीर खारजा का होना, अच्छा अच्छा, ठीक क्योंकि है। वजीर खारजा एक बड़े की अपॉइंटमेंट है और ये दूसरी साइड के लोग भी उनसे मांग रहे हैं। पर सब पंजशीर वाले लोगों की भी डिमांड ये थी कि उनको वजारत खारजा दी जाए, तो कहीं कोई कंप्रोमाइज आएगा। हो सकता है कि पंजशीरियों को ना मिले, तालिबान भी ना रखें और किसी दरमियान में ऐसे आदमी को ले आए जो मगरबी दुनिया से उनके मामला ठीक करा सके, क्योंकि उनकी बजट सपोर्ट तो आनी है मगरबी मुल्कों से। वो उनका एक उनकी कंपल्शन, एक मजबूरी है उनकी। और अगर कोई ऐसा आदमी वो लगा लेते हैं जो कि काबिल कबूल हो, जो जिसकी एक्सेस हो अमेरिका में और मुख्तलिफ जगहों पे, तो क्वाइट पॉसिबल कि वो उनके लिए मुफीद साबित हो। लेकिन आपकी बात, अगर मिसाल के तौर पे वो सर्टेनिटी मानी जाता है फॉरेन मिनिस्टर, जी तो मेरा ख्याल है कि इनका अपनी जो हैंडलिंग है और जितना इनका डिसिप्लिन है अमीर के साथ, ये उसके लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो अपने अमीर की पॉलिसी से हटके कोई काम कर सके। ये पहली चीज। दूसरी बात ये है कि अभी तक तालिबान ने जो वादे किए, जो कुछ किया कहा उन्होंने, वो पूरा करते रहे। लिहाजा मेरा अपना अंदाजा है कि जहां तक उनकी एक पॉलिसी है कि हम तमाम मुल्कों के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखेंगे, वो तो वो रखेंगे इंडिया के साथ भी। लेकिन दूसरी तरफ जो अंडरटेकिंग है कि वो अपनी जमीन से किसी को ये टेररिज्म नहीं करने देंगे, वो उनकी एक और कंपल्शन है, तो वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इंडिया को अगर वो ये कहें कि आके वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, करें, कंस्ट्रक्शन करते हैं, करें जो भी करना है, लेकिन हम आपको ये एक्टिविटीज नहीं करने देंगे, टेररिज्म वगैरह नहीं करने देंगे, स्पॉन्सर नहीं करने देंगे, तो इंडिया वहां पे को बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं होगा फिर जाने के लिए। क्योंकि इंडिया ने वहां अगर जाना है तो उसका बुनियादी मकसद ये था, अफगानियों से तो उसको कोई मोहब्बत नहीं। तो ये चीज जो है, ये भी कुछ अर्से में सर, तालिबान को समझ लग कुछ जाएगी। इंटेलिजेंस इतलात ये थी कि जो नया सेटअप बनने जा रहा है तालिबान का, उसमें हिंदुस्तान अपना इन्फ्लुएंस कायम करने के लिए अब्बास तानकजई को जरूर इन्वॉल्व करेगा। जबकि अब्बास तानकजई अभी भी दोहा में है सर, वो 15 अगस्त से आज तक अफगानिस्तान नहीं आए। तो ये बातें जब शुरू हुई और फिर कल से जब उनका नाम वजीर खारजा के तौर पर लेने लग गए खुद तालिबान, तो लोगों ने कहा देखें हम तो पहले से कह रहे थे ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रहा हूँ आपसे सर। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मिसाल के तौर पर हो भी जाए, तो बात यह है कि जो कमिटमेंट्स हैं आपकी, जो आपने अपने लिए पैरामीटर सेट किए, उससे बाहर तो नहीं जाएंगे। तो उन्होंने भारत के साथ भी ताल्लुकात रखने हैं, इसलिए कि उन्होंने पूरी दुनिया का कहा है कि जी हम सबके साथ अच्छे ताल्लुक रखेंगे। लेकिन साथ ये भी तो कंडीशन है कि किसी को हम इजाजत नहीं देंगे कि वो उनकी जमीन यूज करे किसी और के खिलाफ। इसकी तो श्योरिटी भी कैसे देंगे सर? इसकी श्योरिटी दुनिया भर की इंटेलिजेंस मानती है कि शहाबुल मुहाजिर कहाँ पे है, शेख यासीन कहाँ पे है, शेख सैफुल आदिल कहाँ पे है, तो वो कैसे श्योर करेंगे अलकायदा और दाइश को के हमले और टीटीपी के हमले सर दुनिया भर में और पाकिस्तान में? मैं एक चीज आपको बताऊं, जो हमारी इंटेलिजेंस है वो ये कहती है कि जहां तक ताल्लुक है अलकायदा का, वो ना होने के बराबर है। वहां पे वो फाल नहीं है। ये यहाँ से इनके लोग चले गए थे यमन में और फिर यमन से फाल रहे हैं। यहाँ पे अलकायदा फाल नहीं है। ये जो 20 उन्होंने रखे कि ये 20 उन्होंने टेरर ऑर्गेनाइजेशनों की बात की थी, जो भारत ने, यानी भारत जो है वो ना सिर्फ सदर था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 1 महीने के लिए, बल्कि उनके पास कमेटी की चेयरमैनशिप है जो तालिबान सैंक्शंस कमेटी है। लिहाजा वो हर कुछ अर्से के बाद, गालिबन 6 महीने बाद, एक रिपोर्ट पेश करते हैं। उन्होंने वो रिपोर्ट बनाई और उसमें कहा जी आज अफगानिस्तान में 20 टेरर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल है और तालिबान के सबके साथ ताल्लुक। ये तालिबान के खिलाफ केस बिल्ड करने के लिए उन्होंने किया। तालिबान उसके बाद काबुल पे कब्जा करके उन्होंने कब्जा किया, लेकिन ये केस बिल्डअप कर रहे थे कि तालिबान को टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जोड़ा जाए। अब जब स्टैनिकज़ई की भी मुलाकात हुई है उससे, इनके एम्बेसडर मित्तल से वहां पे दोहा में, तो उसने यही बात कही है। उसने कहा जी आपने 20 साल हमारे दुश्मनों की मदद की, 20 साल हमारे दुश्मनों के साथ आप लगे रहे, हम आपको बिल्कुल पिछला बुला के आगे लेके चलेंगे, लेकिन फिर आपने भी अपना रवैया दुरुस्त कर। बिल्कुल सही सर, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन इसमें एक लंबी डिबेट डेवलप हो सकती है। जुनैरा, 2 चीज़ें आपके लिए, आपने अलकायदा और दाइश और टीटीपी का तस्करा कर दिया। मेरा जनरल साहब से सवाल भी है और मैं जनरल साहब से डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि जब अलकायदा के लोग अफगानिस्तान में पिछले हफ्ते में घूमते हैं तो उनके साथ पूरा कॉन्वॉय मूव कर रहा होता है। इसी तरह दाइश
पिछले एक साल में जितने बड़े अटैक्स किए हैं वो अफगानिस्तान ओरिएंटेड हैं, तो इस पर एक अलग से डिबेट हो सकती है। उसके एक स्ट्रॉन्ग रूट्स अफगानिस्तान में फिर भी मिलते हैं, तो उसको कैसे तालिबान उसको रिमूव करेंगे, एक तो पॉइंट ये है। दूसरा, क्या दुनिया को अब तालिबान को सपोर्ट करना चाहिए, उनकी गवर्नमेंट को, उनके सिस्टम को, ताकि वो एक बेहतर अफगानिस्तान बना सकें? क्योंकि अगर हम उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे दुनिया वाले, तो वो तो एक डिस्टेबलाइज स्टेट रहेगी जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे जाएगा, सिर्फ रीजन पे नहीं जाएगा। देखिए अदनान, मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन का अगर हमें जवाब मिल जाए ना, तो ये सारी बातें रिजॉल्व हो जाती हैं। वो ये है कि क्या दुनिया स्टेबल अफगानिस्तान चाहती है कि नहीं चाहती। अब वना इससे दुनिया, तो मैं उन मुल्कों की बात कर रही हूँ जो P5 हैं, और P5 इस पे डिवाइडेड है बिकॉज रीजनल पॉलिटिक्स। और इस टाइम जो कोल्ड वॉर जारी है, हम समझते हैं कोल्ड वॉर सिर्फ रशिया अमेरिका की हुई थी, वो तो ईरान इराक भी चलती रही, वो पाकिस्तान इंडिया भी चलती रही और अभी भी चल रही है वो। तो जो एक कोल्ड वॉर और ट्रेड वॉर मोर इम्पॉर्टेंटली चाइना और अमेरिका की चल रही है, वाई वुड US वांट, और फॉर दैट मैटर ऑल द एलाइज ऑफ US, वाई वुड दे वांट कि अफगानिस्तान स्टेबल हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, जब ऑलरेडी प्लान्स ऑन ग्राउंड है कि पेशावर से काबुल तक रोड बनाई जाए और ऊपर से आके उसको चमन से लिंक कर दिया जाए, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में और CPEC में तो अभी टाइम लगेगा। वो क्यों चाहेगा? अब अगर वो नहीं चाहेगा तो चाहे वहाँ पे बोन ऑफ कंटेंशन दाइश हो या अलकायदा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ये समझ आ जाती है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी या पीस इतनी जल्दी नहीं आएगा। US या वेस्ट इन्हीं चीज़ों के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा। कभी वो कहेगा कि वहाँ पर टेरर सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही, कभी कहीं धमाका करा दिया, कभी कहीं कुछ करा दिया। उस सिचुएशन, आप मुझे बताएं बिन गाजी का क्या बना? जो बिन गाजी में मारा गया था एक अमरीकी डिप्लोमेट, उसका क्या बना? उसके बाद सिर्फ लीबिया बर्बाद हुआ है ना, और तो कुछ नहीं हुआ। इसी तरह 9/11 हुआ तो उन्होंने अफगानिस्तान तबाह कर दिया। इसी तरह WMDs का शोर मचा, इराक तबाह हो गया। तो ये कोई इतनी फेयर वर्ल्ड नहीं है जहाँ पे हम इस डिबेट को ओन करें कि वो बड़ा स्टेबल करना चाह रहे हैं, तालिबान नए हो गए हैं। तालिबान को भी बहुत अच्छी तरह पता है कि अब पैसे कमाने का वो तरीका जो पहले था एज अ मर्सनरी, वो खत्म हो गया। अगर हमने गवर्नमेंट में बैठना है जल्दी में अफगानिस्तान को अमेरिका ने छोड़ा, मतलब वो भी तो हैरान कुन है, वो भी समझ से वाला तरह कि यार इतना भी क्या हो गया था। मैं नहीं मानती उन्होंने जल्दी में छोड़ा। आई थिंक ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली मैनेज करके किया गया है, और मैं इसको चैलेंज करती हूँ कि उन्होंने कोई जल्दी में नहीं छोड़ा। इट वाज प्री प्लान्ड। बहुत थॉरो रिपोर्ट्स हैं इस पे कि किस तरीके से हेल्प किया अमेरिकन को एवैक्यूएट करने में तालिबान ने। ये सब कुछ प्लान्ड था, हर चीज़ उसी तरह हुई है जिस तरह होनी चाहिए थी। फ़र्क सिर्फ ये है कि इससे ज़्यादा जंग अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि कुछ और फ्रंट्स खुलने जा रहे हैं। और आपने देखा साउथ चाइना सी की जो फॉरेन एक करारदाद उन्होंने मंजूर की है चाइनीज़ ने अपनी गवर्नमेंट की, कि इधर से कोई भी शिप गुजरेगा तो वो पहले हमसे NOC या कुछ ऐसा ऑब्टेन करेगा, 4 दिन पहले हमें इन्फॉर्म करेगा। इट मीन्स के टेंशन अब वहाँ बिल्डअप होना जा रही हैं। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि इंडिया ने ये सोचा कि चाइना और पाकिस्तान पे 2 वॉर्स नहीं मैं अफोर्ड कर सकता, तो ज़रा पाकिस्तान के साथ आप कम से कम हॉटलाइन पे ये तो कह दें कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे हम सुकून चाहते हैं। सो दिस इज ऑल पॉलिटिक्स। बिल्कुल सही। एक ब्रेक पे ले जा रहा हूँ नाज़रीन। ब्रेक के बाद हर इलेक्शन पे धांधली का इल्ज़ाम होता है इस मुल्क में, और उसको ठीक करने के लिए इस्लाहात बड़ी ज़रूरी हैं। इस्लाहात के लिए कोई संजीदा नहीं होता। इमरान खान साहब और हुकूमत वक्त चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हों, जबकि अपोजिशन कहती है कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और हुकूमत चाहती है कि गैर मुल्की मुल्कों में मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। अपोजिशन सारी की सारी चाहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ज़रा इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जनरल अमजद शुएब साहब, वैसे तो जमहूरियत में कब्ल अज़ वक्त इलेक्शन नहीं होने चाहिए, लेकिन ये कोई अनहोनी बात भी नहीं है। पाकिस्तान में तो ये आम सी बात है कि पहले इलेक्शन करा दो। तो इज़ इट पॉसिबल, ये जो कुछ दिनों से बात चल रही है कि कब्ल अज़ वक्त इलेक्शन हो जाएंगे या अगला साल इलेक्शन का साल होगा, तो क्या ये पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा सर? नहीं, मेरा ख्याल है ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं या विशफुल थिंकिंग। मेरा नहीं ख्याल कि कोई अर्ली इलेक्शन का किसी का मूड है। इलेक्शन तो लगता यही है कि वक्त पे होंगे, और PTI गवर्नमेंट जो है वो तमाम हर किस्म के टर्मोइल को हैंडल करने के बाद अब सुकून से बैठी हुई है। PDM जो है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है,
पीपल्स पार्टी अपना रास्ता ले चुकी है, तो जब हालात आपके लिए मुवाफिक हो तो आप क्यों छोड़ें अपना टेन्योर। तो मुझे तो ये लगता है कि पीटीआई अब अपने 5 साल पूरे करेगी। जो नई बातें आ रही हैं, जैसे कहा जा रहा है कि जी नेशनल गवर्नमेंट बना दी जाए, ये सारा कुछ जो है ये अगले इलेक्शन से रिलेटेड है। अब इसका कोई फायदा नहीं, अब तो ये चीजें नहीं हो, लेकिन अगले इलेक्शन से पहले ये बैठ के फैसला कर लें। इसी तरह इलेक्शन के लिए जो कुछ भी ये भी चेंजेस करना चाहते हैं, प्रोसीजरल चेंजेस और ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ये भी कंसेंसस के साथ होना चाहिए, ताकि कम से कम अगले इलेक्शन में ये इशू खड़ा ना हो। वरना अगर पार्टीज बाइकआउट करना शुरू कर दें या ये कि ये डिस्प्यूटेड हो जाए इलेक्शन गवर्नमेंट की बातें क्यों होती हैं? आप भी कई दफा इसका तज़किरा कर देते हैं, इस मुल्क को जरूरत क्यों है नेशनल गवर्नमेंट की? सर देखिए, यहाँ इशू ये है कि ये जितने भी आज हमारे लिए नेशनल प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ी हैं, जिसमें इकोनॉमी सबसे बड़ा इशू है और एक अनकंट्रोल्ड किस्म का डेट है जो कि इट्स ए माउंटेन, जिसको सरमाउंट करना बड़ा, मैं समझता हूँ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बसात नहीं है वो। इसी तरह जो कश्मीर पे पॉलिसी है, या आप देख लीजिए कि इंटरनल सिक्योरिटी के इशूज हैं, फिर एक्सटर्नल सिक्योरिटी के इशूज हैं, ये वो कौमी मसले हैं जिनके ऊपर एक कंसेंसस चाहिए, या कम से कम ये कि एक यूनिफाइड किस्म की अप्रोच चाहिए। इकोनॉमी भी किसी एक 5 साल के दौर में ये ठीक नहीं होगी, या ये कर्जे खत्म नहीं होंगे। आपको 2 या 3 टेन्योर अगर आगे चाहिए इस काम को करने के लिए, तो वो फिर पॉलिटिकल पार्टी सारी ऑन बोर्ड होनी चाहिए। तो एक आपने जो टफ डिसीजंस लेने होंगे इकोनॉमी के बारे में, जिसका एक आम आदमी की जिंदगी पे असर आ सकता है जी। और अब यहाँ पे जब भी कभी आप कोई टफ डिसीजन करते हैं टैक्सेशन के बारे में या किसी, तो लोग एहतजाज करते हैं, ऑपोजिशन उसके साथ खड़ी हो जाती है। अब अगर ऑपोजिशन भी हिस्सा होगी सिस्टम का, तो एक ही दफा बैठ के ये सारे डिसीजन वगैरह हो जाएं इकोनॉमी को ठीक करने के लिए जो कुछ भी करना है, तो फिर अगली गवर्नमेंट जो है वो उनको पाबंद होना होगा, उसके साथ चलती रहेंगी। फिर एक टेन्योर जो आप करवा लें कौमी हुकूमत का, उसके बाद फिर आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी गवर्नमेंट करती रहें, लेकिन कम से कम ये कि पॉलिसीज उसमें मजबूत और यूनिफाइड बन जाएंगी। पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल का सिर्फ हल का वाहिद रास्ता यही है, ये अपना लेना चाहिए। ये एक रास्ता है। अगर कल को किसी के पास 2/3 मेजोरिटी आ जाती है बड़ी वाज़ेह किस्म की, तो वो खुद भी इतना स्ट्रांग हो सकता है कि वो बहुत सारे एक्शन खुद कर लें। लेकिन ये है कि जरूरत इस बात की है कि कोई बोल्ड डिसीजंस किए जाएं, जिससे आप कम से कम कर्जों से जान छुड़ा सकें। कर्जा तो अब इतना बढ़ चुका है कि ये पूरी इकोनॉमी आपकी उधर डाइवर्ट हो जाएगी, उसको कर्जा उतारने के चक्कर। बिल्कुल ठीक। अच्छा, बिल्कुल सही। जुनैरा साहब, आपके लिए मेरा सवाल स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से है, और गवर्नमेंट बड़ी संजीदा है इसको लेके। बाबर रहमान साहब ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और बड़े सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं और माहिर कानून भी हैं, बड़ा कानून को समझते हैं, लेकिन उनका अंदाज़ जो था प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला, वो एक डिक्टेटर उनके अंदर नज़र आ रहा था। वो कह रहे थे कि एक वोट से भी कानून बन सकता है। अगर एहसन साहब वो पढ़ा ज़रा सुनाए जुनैरा साहबा को, ताकि हम रिस्पॉन्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट ले सकें। जी जुनैरा साहबा, अच्छा, मैं ज़ाती तौर पर इस बात का हामी हूँ कि इलेक्शन में नई इस्लाहात और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि ये धांधली का जो हर दफ़ा इल्ज़ाम होता है ये कम हो सके। लेकिन ये कह देना कि हमारी ख्वाहिश है तो हम करना चाहते हैं, अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लेना चाहते, ना उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना चाहते हैं, तो ये भी एक मतलब अच्छा तर्ज़ अमल नहीं है जमहूरियत में। जुनैरा साहबा। आई एग्री विद यू। और अगर इस तरह का कोई भी काम ये लोग कर भी लेते हैं ज़बरदस्ती, तो प्रॉब्लम वहीं का वहीं रहेगा। अपोजिशन इलेक्शन को नहीं मानेगी। और आपको पता है आरटीएस को समझा जा रहा था कि वो बड़ा रिफाइंड सिस्टम है, हमने उसको भी देखा, वो बैठ गया, वो जेन्युइनली भी बैठ सकता है ऑप्टिमिस्टिकली स्पीकिंग। लेकिन जब पॉलिटिकल विल आपकी सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के इर्द गिर्द घूमती हो कि बस अगर हम जीते हैं तो इलेक्शन ठीक हुआ है, अगर हम हार गए हैं तो धांधली हुई है, यहाँ असल प्रॉब्लम ये है। लेकिन सिटिंग गवर्नमेंट ने बिल्कुल कोई कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश नहीं की, खुद ही से मशीन बना के खुद ही उसके डेमोज दे दिए, उसमें इलेक्शन कमीशन को अब आके इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन जो भी उसके ऊपर एतराज़ात रेज कर रहा है उसको या तो एड्रेस करें और उसके बाद सारों को बुला लें। वर्किंग रिलेशनशिप इन्होंने इस्टेब्लिश नहीं किया ऑपोजिशन के साथ। वो तो कभी भी नहीं किया ना, 3 सालों में किसी भी पॉइंट पे नहीं किया जुनैरा। सॉरी, वर्किंग रिलेशनशिप तो अपोजिशन के साथ उन्होंने बनाया ही नहीं ना फ्रॉम डे फर्स्ट।
ऑन एनी टॉपिक, ऑन एनी इशू। एग्जैक्टली और यही हिट बैक करेगा। अभी फॉर एग्जांपल आप ओवरसीज पाकिस्तानी की मिसाल ले लें, मतलब अब वो दौर नहीं रह गया कि कोई 40-50 ओवरसीज़ पाकिस्तानी पार्लियामेंट हाउस के बाहर खड़े होकर एहतजाज कर रहे हो तो मुझे और आपको समझ ना आती हो कि इनको किसने इकट्ठा किया है। तो मेरा ख्याल है अवेयरनेस लेवल बहुत बढ़ चुका हुआ है। सबको पता है पीटीआई की बेस जो है वो बहुत ज़्यादा है ओवरसीज़ में। तो दो काम में पीटीआई बहुत इंटरेस्टेड है। एक, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको राइट टू वोट मिल जाए, लेकिन इन्हें ये नहीं पता उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। तो इन्हें बैठ के डिबेट करनी चाहिए थी। ज़रूर दें उन्हें राइट टू वोट, लेकिन कोई उसमें कोई प्रोपोर्शन कोई एक कर लेते, कोई कोटा ऐसा रख लेते, कोई दे हैव टू कम अप विद अ न्यू आइडिया। तो अथॉरिटेरियन वे में ये चाहे इलेक्ट्रॉनिक मशीन ले आएं या कुछ भी ले आएं, ये प्रॉब्लम हल नहीं होगा। बिल्कुल सही जल साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक वर्किंग रिलेशनशिप भी होना चाहिए अगर आपने इस्लाहत करनी। और मैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने सर 129 दिन धरना दिया, 26 दिन, और वो कहते थे 4 हल्के खोल दो, 2013 के इलेक्शन में धांधली हुई है। तो ये पार्टी और इमरान खान साहब तो इलेक्शन में धांधली इनका सबसे बड़ा एजेंडा था। चाहिए तो ये था कि 3 सालों में अपोजिशन को साथ मिलाते, इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बात करते, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, ऑनलाइन वोटिंग है, जो सिस्टम ये लाना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, उस पर डिबेट होती, इस्लाहत होती, उसका डेमो दिया जाता। अब जब इलेक्शन में रही 22 महीने गए, इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया सर। तो कहीं इन पे भी तनकीद कर दें सर पीटीआई वालों पे इलेक्शन के हवाले से सर। देखिए, ये जैसा भी तरीका इख्तियार करें, ये कंसेंसस होना बहुत जरूरी है। जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड नहीं होंगी इलेक्टोरल प्रोसीजर पे जी, वो तो पहले दिन से ही आपका इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा हो जाए। और यहाँ पे तो मुतनाज़ा होते देर नहीं लगती। कोई भी आप अच्छा इलेक्शन भी करा लें, तब भी जो हारेगा वो मानता नहीं है। इन हालात में तो बिल्कुल ये इलेक्शन जो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती। मेरा ख्याल है कि इनको बैठ के आप इनके जो भी मैं समझता हूँ ताल्लुकात उनसे, वर्किंग रिलेशनशिप है नहीं है, ये टास्क दे दिया जाए ये इलेक्शन कमीशन को। वो उनके नुमाइंदे बुला के, रिप्रेजेंटेटिव बुला के, तो वो उनके साथ डिस्कस करके कुछ करें। लेकिन ये कि ये दोनों साइड को बैठ के ऑपोजिशन भी और इनको अल्टीमेटली एक कंसेंसस डेवलप करना होगा। अगर नहीं करेंगे, मामला उस कंसेंसस से आगे चला गया ना जनरल साहब। ये कहते हैं कि हमने बना ली वोटिंग मशीन, अब आइए इस पे कानून साजी कर लीजिए, अब आइए इस पे अपनी राय दे दीजिए। अब तो बात आगे निकल गई ना सर। नहीं, अभी इलेक्शन कमीशन जो है वो ट्रायल वगैरह कर रहा है, उसकी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं। उन्होंने टेक्निकल रिपोर्ट मांगी है उस पर। वो उन्होंने ये इनको मिनिस्टर टेक्नोलॉजी को उन्होंने कांटेक्ट करके तो उनको टास्क दिया है। तो ये चीजें जो है ये अभी उस स्टेज पे हैं जहां आप इसमें कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं या कोई मॉडिफिकेशन करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन ये मुसल्लमा है बात कि अगर इन्होंने उसको बुलडोज करने की कोशिश की तो इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो हो सकता है चला ही ना जा सके, शुरू में बाइकआउट हो जाए। और अगर चल भी गया तो ये रहेगा बिल्कुल डिस्प्यूटेड रहेगा, इस पे तनाज़ा खड़ा हो जाए, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। अच्छा जुनैर साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले आपकी एक ज़ाती ओपिनियन क्या है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट इलेक्शन समेत किसी भी एजेंडे पे, किसी भी मुल्क की मसले पे अगर एक साथ नहीं बैठे तो उसमें ज़्यादा कसूरवार कौन है, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की जमात है? अभी करंट हालात में तो मैं कहूँगी कि हुकूमत ज़्यादा ज़िम्मेदार है। इनका जो रवैया है वो बहुत एरोगेंट है, और जो एक पॉलिटिकल लोगों का एक खासा होता है ना कि वो सबको मिलाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। क्यू लीग को देखें आप, नून लीग को देखें, वो चले गए हैं पगाड़ा साहब की ताज़ियत करने के लिए। इमरान खान डजंट डू दैट। वो किसी से मिलना भी पसंद नहीं करते हैं, मतलब वन मैन शो चलाना चाहते हैं। तो इन दिस पर्टिकुलर केस तो मैं उनको ज़्यादा ब्लेम करती हूँ। ऑल्दो अपोजिशन भी कम स्टबन नहीं है, लेकिन कम अज़ कम अगर इमरान खान एक स्टेप फॉरवर्ड लें और फिर वो जवाब ना दें तो फिर वो जस्टिफाई जरूर हो जाता है कि उन्होंने कोशिश की थी। बिल्कुल, एक ब्रेक पे जा रहा हूँ नाज़रीन, और ब्रेक के बाद इमरान खान साहब फलाही रियासत की बात भी करते हैं। इमरान खान साहब चाहते हैं इस मुल्क में बेहतरी हो, लेकिन फलाह आवाम की हो नहीं पा रही, और यहाँ एक अपोजिशन का भी बड़ा रोल होना चाहिए जो कि अपोजिशन ने नहीं प्ले किया। इन दोनों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के शुरू में आपने अपोजिशन की बात की, पीडीएम की बात की, पीपल्स पार्टी के रास्ते अलहदा हो गए, पीएमएलएन के अपने मसाइल नहीं सॉल्व हो पा रहे। तो ये तो एक आइडियल सिचुएशन होती है किसी भी हुकूमत के लिए कि जब अपोजिशन के अपने इतने मसले हों
तो इमरान खान साहब के लिए तो इट्स वेरी सूटेबल एंड आइडियल सिचुएशन। क्या आपको लगता है खान साहब ने इससे फ़ायदा उठाया है, या वो फ़ायदा जो उठाना चाहिए था वो नहीं उठाया? क्योंकि 3 साल कारकर्दगी में भी इमरान खान साहब की तकरीरें और प्रेजेंटेशन वही थी सर जो 2017 में होती थी जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। देखिए, एक फायदा तो उनको ये स्ट्रेट अवे आवाज दे दो जनरल साहब की यार। एक फायदा तो ये उनको हो गया कि अब उनको वो थ्रेट नहीं रही, लिहाजा उनके लिए ये आसान है कि वो अपने काम पे कंसंट्रेट करें। वरना तो वो बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन थी कि आपके अपोनेंट्स जो हैं वो हर वक्त आपको थ्रेट करते रहते हैं कि आज आपकी हुकूमत गिरी, कल गिरी, तो वो चीज तो खत्म हुई। अब चीज ये है कि काम जेन्युइन होना चाहिए। ये सारा कुछ आप जो कुछ भी करें उसमें सारा बाद में ये नहीं कि कल आपको पावर में होंगे किसी और ने भी आना है, तो उन लोगों को अगर आज फेयर चांस नहीं देंगे कि वो उन मामलात में, जैसे भी ये इलेक्शन वाला किस्सा है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन या कोई भी और, इन पे अगर आप उनको ऑन बोर्ड नहीं रखेंगे तो कल वो भी आके अपनी मनमानियां करेंगे, वो आके तब्दील कर सकते हैं। फिर क्या फायदा हुआ? आप एक इलेक्शन करवा भी लें इस पे और अगले इलेक्शन दोबारा इन पे ना हो सके क्योंकि किसी और की गवर्नमेंट आ जाती है। अच्छा जनरल साहब मेरा कॉन्टेक्स्ट ना वोटर से रिलेटेड है, आवाम से रिलेटेड है, जिन्होंने इलेक्शन में वोट भी देना ना सर, तो वो तो कल सवाल पूछ सकते हैं खान साहब से, भाई आपने महंगाई कर दी पर मेरा रोजगार नहीं बढ़ा, मैं बहुत कमा रहा था, महंगाई हो गई तो कंपनसेट हो गया, मेरी भलाई के लिए बहुत सारे आप लोगों ने काम किए तो मैं आपको वोट दूं, अगर कुछ नहीं किया तो मैं कैसे वोट दूं? मतलब 3 साल में कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग डेवलप नहीं कर सके सर। ये ठीक है कि ये इनकी इसमें किसी हद तक नाकामी है कि ये महंगाई वगैरह चीजें कंट्रोल नहीं कर सके, लेकिन ये कंट्रोल करना इतना आसान भी नहीं। अगर कल को किसी और की हुकूमत आ जाती है तो आप देखेंगे कि घूम फिर के वो भी इन्हीं कीमतों पे फिर रहे हों, क्योंकि ये एक नेशनल कैरेक्टर भी है जहां लोग मुनाफाखोरी करते हैं, एक दफा कीमतें बढ़ जाती हैं, पीछे लाना मुश्किल हो जाता है, कोई उसको कम करता नहीं। तो ये तो मसला अवाम को रहेगा। लेकिन एक बड़ी हैरानी की बात है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तो शोर मचाती है कि महंगाई, गरीब लुट गया, लेकिन मैंने गरीब को सड़कों पे नहीं देखा। मैं खुद जब स्कूल में पढ़ता था तो गंदम जो है वो 13 रुपए से 11 रुपए से 11.5 हो गई, 8 आने कीमत बढ़ गई। तो मैं स्कूल से वापस आ रहा था तो इतना लंबा मजदूरों का जुलूस था, वो नारे लगा रहे थे कि इन्होंने गंदम महंगी कर दी है और ये सारा कस्बे उठाए हुए शोर मचा हुआ। और वो उन दिनों ख्वाजा नाज़मुद्दीन होता था, उसके खिलाफ नारे लग रहे थे। आज कीमतें डबल हो जाती हैं, कोई बोलता नहीं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम वो मौजूद है जो हो सकता है गैर कानूनी हो, लेकिन लोग जेब भर लेते हैं। आप ये कह रहे हैं कि महंगाई से अवाम तंग नहीं है, हुकूमत के खिलाफ नहीं हो रही इस महंगाई से, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मतलब कुछ कोई लोग जो ईमानदार बेचारे जिनका कोई और जरिया नहीं होगा वो तो तंग होंगे ही, लेकिन ये है कि वो एहसास नहीं है या उसके लिए आप कह रहे हैं ईमानदार तंग है इस हुकूमत में, बेईमान ठीक है, उसको फायदा हो रहा है। पब्लिक में उस तरह का रिएक्शन नजर नहीं आता जहां ये पता लगे कि लोग वाकई इसको जिंदगी मौत का मसला समझ रहे। वो रिएक्शन तो नहीं है। तो इस वजह से अगले जो मुनाफाखोर आदमी है वो चलता रहेगा इसी तरह, क्योंकि उसके सामने तो मैदान खुला है। सो आप कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत, सर इसको आसान कर देना ताकि जुनैरा साहब को जवाब देने में आसानी हो। आप ये कह रहे हैं कि इस इमरान खान साहब की हुकूमत में ईमानदार आदमी तो बेचारा जलील हो गया ना, मर गया गुर्बत से, महंगाई से, तंगदस्ती से। जो बेईमान था, जो करप्ट था, जो डिसऑनेस्ट था, वो मजीद फ्लोरिश कर गया, आप ये कह रहे हैं? फ्लरिश किया या नहीं, लेकिन ये है कि रिएक्शन नहीं है उसकी वजह से, जिससे मैं समझता हूँ कि यार ये बेहिसी है। जनरल साहब फिर फिलॉसफी बात दीजिए, सीधा दस दोगे तो मैं सवाल पूछ लागा, मतलब कि सीधी बात बोलने में प्रॉब्लम क्या है सर? सादी उर्दू नहीं, प्रॉब्लम तो मैं यही देख रहा हूं, उर्दू तो बोलनी नहीं ना सर आज हमने। नहीं, प्रॉब्लम तो यही है कि मैं लोगों से कोई रिएक्शन नहीं देख रहा। अच्छा, सही है। जब रिएक्ट कर ही नहीं रहा लोग तो इसका मतलब है या तो उनकी जेबों में पैसे हैं, वो मुतमईन है, या फिर बेहिसी है। जुनैरा अजहर साहिबा, लोग बड़े मुतमईन हैं, उनकी जेबों में पैसे हैं, रिएक्शन नहीं आ रहा। नॉट ऑल पाकिस्तानी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ दिस कंट्री। देखो ना, हम सुबह से लेके रात तक जितने प्रोग्राम होते हैं उसमें ये चीज डिस्कस करते हैं। अब रिस्पॉन्स लेने देना सर मुझे जुनैरा साहब। जी जुनैरा साहब जी, जो इमरान खान का जो वोटर था ना वो मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग थे, जिसमें यंगस्टर्स ज्यादा थे। अब आप मुझे बताएं ले ऑफ्स कितने हुए इन जिन्होंने वोट 3 सालों में?
लेट्स पुट इट दिस वे, ठीक है। Yes. अब वो क्लास अगर मैंने खुद देखा है 200 लोगों को घर जाते हुए, एक एक दिन में ऑर्गेनाइजेशंस ने 200 लोगों को फायर कर दिया, किसी ने 300 को कर दिया। फायर नहीं किया तो लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, कोई पूछने वाला नहीं है, रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। अगर महंगाई हो रही है तो प्राइस कंट्रोल कहाँ है? चलें ठीक है, 18 रुपए आराम से चीनी महंगी हो जाती है, 20 रुपए आलू महंगे हो जाते हैं, वो फिर 20 तक रुकते भी नहीं है ना। कोई अपनी मर्जी से 25 पे बेच रहा है, कोई 26 पे बेच रहा है। एक इतनी स्टूपिड खबर मैंने देखी कि रायविंड के इलाके में एक रेडी वाले को उठा के ले गए प्राइस कंट्रोल वाले कि वो सस्ती क्यों बेच रहा था। माइंड बॉगलिंग है कि ये गवर्नमेंट कर क्या रही है। मतलब आप कहीं भी चले जाएं, प्राइस कंट्रोल का कोई सिलसिला नहीं है, हर कोई अपनी मर्जी कर रहा है, विच सिंपली मीन्स कि रेट ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट देयर। और जब रेट नहीं है तो इफेक्ट कौन होगा? आम आदमी इफेक्ट। लेकिन जुनैरा साहब, जनरल साहब कह रहे हैं कि आम आदमी रिएक्शन नहीं दे रहा ना। ओके, ये हमारे मिजाज में नहीं है। हम लोग घरों में कमा के लाने पे फोकस करें कि सड़क पे खड़े होकर एहतजाज करें, ये मुझे बता दें। इज इट दैट इजी? हमें तो अपनी अपनी पड़ी हुई है ना, हर एक ने कमा के लाना है अपने बच्चों को, किसी के पेरेंट्स की मेडिसिन है, किसी के बच्चों की फीसें हैं, वो एहतजाज कहाँ से करें? ये तो डिके की तरफ हम जा रहे हैं कि हमने होप भी छोड़ दी है, अब हम एहतजाज भी नहीं करते हैं। लेट द इलेक्शंस बी फेयर। मैं तो इलेक्शंस को फेयर इसलिए चाहती हूँ कि ये पता चले जुनैरा साहब, आप turnout 30 कितना हुआ सेकंड्स है हैं, और डिप्लोमेटिक कितने लोगों जवाब ने। मत दीजिएगा, 30 सेकंड में सीधा जवाब। अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब आपको वजीर आजम बनते दिखाई देते हैं? पर्सनल ओपिनियन पूछ रहा हूं आपका। मुश्किल लगता है। मुझसे बात कर रहे जी हैं? जी, आपसे। ओके, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में तो यहाँ पे हंग पार्लियामेंट आएगी। मुझे तो इमरान खान भी आते नजर नहीं आती, मुझे नवाज शरीफ की कोई भी लीडरशिप आती नजर नहीं आती, मुझे पीपल्स पार्टी भी आती नजर नहीं आती। जनरल साहब, It आप is कुछ going कह to रहे हैं be a सर, hung कंक्लूडिंग parliament. रिमार्क, 30 सेकंड ओवर टू यू। जनरल मुशर्रफ साहब, मैं यही कह रहा था कि पीटीआई की गवर्नमेंट मुश्किल है, ये नहीं बन सकेगी। नहीं, अगर इलेक्शन हुए तो पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं होगी, आप ये कह रहे हैं? मेरा ये नहीं जीत सकेंगे इलेक्शन। अच्छा, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जनरल मुशर्रफ साहब और जुनैरा अजहर साहिबा वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।